एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने आपको बताया था कि टीईटी की क्वेश्चन सीरीज़ में हमने हिंदी और इंग्लिश के टेस्ट सीरीज़ शुरू किए थे। उसके साथ ही हमारा 30 नंबर का जो होता है वो बाल विकास का क्वेश्चंस होते हैं। तो उन 30 नंबर के लिए हम सीडीपी की भी सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। तो ये भी सेम रहेगा, आपका 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम सीडीपी का फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर। हमारा पहला सवाल है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए छात्रों को तैयार करना, अच्छे नोट्स लिखवाना, विषय संबंधी आवश्यक जानकारी प्रदान करना या छात्रों को सोचने की शक्ति को विकसित करना। तो जब आप सीडीपी पढ़ रहे हैं तो आपको एक चीज़ सबसे पहले याद रखनी है कि अभी का जो एजुकेशन है वो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो आपने क्या करना है, बच्चे को सेंटर में रख के पढ़ाई करवानी है। तो जो भी क्वेश्चन अगर पॉजिटिव आंसर चाहेगा तो आपको वो आंसर लेना है जो बच्चे के हित में अच्छा हो। और दूसरी चीज़, आपको आंसर वो लेना है जो कि बच्चे को रटने या पढ़ने के लिए नहीं बल्कि उसकी थिंकिंग पावर को बढ़ाए, उसको प्रोजेक्ट बनाकर, उसको सर्वे करके ऐसा वो पेपर सॉल्व करे और उसके बाद वो उसकी तैयारी करे। रटने की प्रवृत्ति उसके अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे जो 4 ऑप्शंस है उसमें पहला है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए छात्रों को तैयार करना। तो कभी भी आपको पेपर पास करने के लिए तैयार नहीं करना है बल्कि उसको आगे की भविष्य के लिए तैयार करना है। तो ये आंसर गलत हो जाएगा। अच्छे नोट्स लिखवाना भी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। विषय संबंधी आवश्यक जानकारी प्रदान करना ये शिक्षण का उद्देश्य हो सकता है, पर उससे अच्छा आंसर है कि छात्रों के सोचने की शक्ति को विकसित करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षण का मतलब सिर्फ जानकारी देना या परीक्षा पास कराना नहीं है, इसका वास्तविक उद्देश्य है छात्र की मानसिक क्षमताओं और आलोचनात्मक सोच का विकास करना ताकि वो समस्याओं का समाधान खुद कर सके। अगला सवाल है, कोई अध्यापक कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत से सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये शिक्षण के किस स्तर से संबंधित है? ऑप्शन है स्वायत्त विकास स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर या चिंतन स्तर। तो जब अध्यापक कक्षा में प्रस्तुति के अपने समर्थन में सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है तो ये शिक्षण के अवबोध या बोध स्तर से संबंधित है। अवबोध स्तर पर शिक्षक का ध्यान कहाँ रहता है? छात्र को सिद्धांत और तथ्यों के बीच संबंध समझाने पर। उदाहरण में जो सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण का उपयोग वो कर रहा है वो ये सुनिश्चित करने के लिए कर रहा है कि छात्र जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, उसको पूरी तरह से समझ गया है या नहीं समझा है। अगला सवाल देखते हैं, शिक्षण को निम्न में से किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? ऑप्शंस हैं अधिगम का सरलीकरण, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण, पाठ्यपुस्तकों को पढ़ाना या छात्रों द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना। तो शिक्षण को परिभाषित किया जाता है अधिगम का सरलीकरण। आधुनिक शिक्षण पद्धति में शिक्षक जो है वो फैसिलिटेटर होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि शिक्षक क्या होता है? तो शिक्षक होता है सुविधादाता। शिक्षण का मतलब है सीखने की प्रक्रिया को इतना सरल और सुगम बनाना कि छात्र आसानी से ज्ञान प्राप्त कर सके। अगला सवाल है, अधिगम उद्देश्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन है अधिगम अनुभव, संक्षिप्त परिणाम, शैक्षिक उपलब्धि या अभिप्रेत अधिगम परिणाम। तो अधिगम उद्देश्य का मतलब है अभिप्रेत अधिगम परिणाम। अधिगम उद्देश्य लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये बताता है कि शिक्षण प्रक्रिया के अंत में छात्र क्या सीखने या करने में सक्षम होगा। इसी को बोला जाता है इंटेंडेड लर्निंग आउटकम, मतलब जो अधिगम है उससे क्या रिजल्ट निकल रहा है। अगला सवाल है, शिक्षण का एक मॉडल निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? शिक्षक और छात्र की बातचीत का, शिक्षण व्यवहार और सीखने का माहौल, शिक्षार्थी की व्यक्तिगत विशेषताएं या तार्किक संरचना और विषय वस्तु। तो शिक्षण का जो मॉडल है वो व्याख्या करता है शिक्षण व्यवहार और सीखने का माहौल। शिक्षण का मॉडल एक ऐसी योजना या रूपरेखा है जो ये तय करती है कि शिक्षक कैसे व्यवहार करेगा और सीखने के लिए किस प्रकार का वातावरण या परिस्थितियाँ निर्मित की जाएंगी। अगला सवाल है, समस्या को हल करने के लिए अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके बच्चे द्वारा नई स्थिति में जो सीखी गई सामग्री है उसके उपयोग की क्षमता क्या कहलाती है?
तो क्या बोला जा रहा है, पूर्व ज्ञान का उपयोग करेगा और नई स्थिति में सीखी गई सामग्री का उसमें उपयोग करेगा। तो उसको क्या बोलेंगे, विश्लेषण बोलेंगे, संश्लेषण बोलेंगे, अनुप्रयोग बोलेंगे या ज्ञान बोलेंगे। तो उसको बोला जाता है अनुप्रयोग। ब्लूम का जो वर्गीकरण है उसका मतलब उसके अनुसार सीखी गई जानकारी को नई और ठोस स्थिति में जो उपयोग करना है वो कहलाता है अनुप्रयोग या एप्लीकेशन। अगला सवाल है, कक्षा में शिक्षण की प्रभावशीलता किस आधार पर निर्धारित की जा सकती है। ऑप्शन है, कक्षा में शिक्षण सामग्री का उपयोग, पूर्ण भागीदारी, छात्रों द्वारा मौन अवलोकन या छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता। तो जो शिक्षण की प्रभावशीलता है वो निर्धारित की जाती है कि छात्र द्वारा पूछे गए प्रश्न की गुणवत्ता कैसी है। बच्चे जैसा पढ़ेंगे, जैसा सीखेंगे, उसी के आधार पे क्वेश्चन पूछेंगे। तो अगर छात्र सार्थक और गहराई वाले प्रश्न पूछ रहे कि इसका मतलब है कि वो उसको समझ रहे हैं और सक्रिय रूप से सीख रहे हैं, तो ये एक प्रभावी शिक्षण का सबसे बड़ा संकेत है। अगला सवाल है, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का एक अनिवार्य गुण क्या है। विषय में पूर्ण पकड़, पढ़ाने में सच्ची रुचि, भाषा प्रवाह या अच्छी प्रस्तुतिकरण। तो शिक्षक जो होता है वो होता है जो शिक्षार्थी को सिखाता है, सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। तो उसका एक अनिवार्य गुण बताना है। तो विषय में पकड़ तो उसका गुण है, भाषा प्रवाह भी उसका गुण है और अच्छा प्रस्तुतिकरण भी गुण है। पर सर्वश्रेष्ठ शिक्षक वही है जिसको पढ़ाने में सच्ची रुचि हो। अगर आपकी विषय में पकड़ हो, आप भाषा प्रवाह अच्छा करते हो, प्रस्तुतिकरण भी अच्छी है, पर आपको पढ़ाने में रुचि ही नहीं है, आप सिखाना ही नहीं चाहते हो, तो आप कहाँ से एक अच्छे शिक्षक बनोगे। तो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का अनिवार्य गुण है कि उसकी पढ़ाने में सच्ची रुचि होनी चाहिए, ठीक है। यद्यपि विषय का ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि शिक्षक में पढ़ाने के प्रति सच्ची रुचि और समर्पण नहीं है तो वो छात्र को प्रेरित नहीं कर पाएगा। अगला सवाल है, संचार प्रक्रिया के बारे में क्या सही है जब ये बहुत ही उच्च स्तर पर और सक्रिय और परस्पर संवादाम होती है। चिंतनशील स्तर, बोध स्तर, स्मृति स्तर या इनमें से कोई नहीं। तो जब ये बहुत ही उच्च स्तर पर सक्रिय और परस्पर संवादाम होती है वो होता है चिंतनशील स्तर। ये शिक्षण स्तर जो है, चिंतनशील स्तर शिक्षण स्तर का उच्चतम स्तर है। यहाँ छात्र और शिक्षक के बीच गहन और सक्रिय संवाद होता है, जहाँ समस्याओं के समाधान और मौलिक चिंतन को बढ़ावा मिलता है। अगला सवाल है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, समय का पाबंद होना, छात्र की कठिनाइयों को दूर करना या अच्छा वक्ता बनना। तो हमने पढ़ा था कि जैसे ही आप शिक्षक बनोगे तो आपका मेन काम क्या रहेगा। आप जब सीडीपी के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हो तो आप सेंटर में रखोगे स्टूडेंट को। तो जहाँ पे आपको शिक्षक का गुण पूछा है तो आप स्टूडेंट की जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सको। तो सबसे ज़्यादा मदद हम किस में करेंगे, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में नहीं। यहाँ पर आप अनुशासन बनाए रखोगे तो आप अच्छे से पढ़ा पाओगे, पर ये छात्र के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। समय का पाबंद रहोगे, अच्छी बात है, पर छात्र का इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। छात्र की कठिनाई को दूर करोगे तो हाँ, ये फ़ायदा करेगा छात्र को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शिक्षण का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए छात्र का विकास, तभी एक शिक्षक सफल माना जाएगा जब वो छात्रों के सीखने के मार्ग में आने वाली सारी कठिनाइयों को हल कर देगा। अगला सवाल है, विद्यालय में छात्र अनुशासनहीनता का सबसे प्रबल कारण क्या है। छात्र शिक्षकों की अनुपस्थिति, छात्रों की अनुपस्थिति, पाठ्यक्रम का पूर्ण ना होना या गतिविधियों में छात्रों का शामिल ना होना। तो ये क्वेश्चन तो हम ऐसे ही देख के बता सकते कि अगर छात्र अनुशासनहीनता कर रहे हैं, मतलब अगर शिक्षक अनुपस्थित है तो ये कारण हो सकता है। पर मान लो शिक्षक उपस्थित है और तब भी छात्र अनुशासनहीनता कर रहे हैं, तो ये कारण होगा क्या, नहीं होगा। छात्र की अनुपस्थिति, तो अगर छात्र रहेगा ही नहीं तो अनुशासनहीन या अनुशासन वाला क्या कहलाएगा। पाठ्यक्रम का पूर्ण न होना, इससे छात्र को कोई मतलब नहीं है। पर अगर छात्र गतिविधियों में शामिल नहीं है, अगर वो गतिविधि में शामिल है तो उसका टाइम कहाँ जाएगा, उस गतिविधि को करने में, तो वो अनुशासनहीनता नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन उच्च संज्ञानात्मक अधिगम परिमाण का उदाहरण है। ऑप्शन है, तथ्यों और उनके अनुक्रम का अधिगम, नियमों और क्रिया अनुक्रम का अधिगम, अवधारणाओं और अमूर्त का अधिगम या अभिक्षमता और मूल्यों का अधिगम। तो इसका आंसर हो जाएगा अवधारणाओं और अमूर्त का अधिगम। तथ्यों को याद करना निम्न स्तर का संज्ञानात्मक कार्य है। अमूर्त विचारों और जटिल अवधारणाओं को समझना उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रिया है जो ब्लूम के वर्गीकरण के उच्च सोपानों में आती है।
अगला सवाल है, शिक्षण और अधिगम के मध्य अंतर को कौन सा कथन स्पष्ट करता है? ऑप्शन है, शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है, अधिगम व्यक्तिगत कृत्य है। शिक्षण में अधिगम समाविष्ट होता है। शिक्षण बेचने के समान है, अधिगम खरीदने के समान है। शिक्षण अधिगम शिक्षार्थी लक्षित होता है और अधिगम खुद के लिए। तो शिक्षण और अधिगम के मध्य अंतर को जो इस कथन स्पष्ट करता है वो है, शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है और अधिगम जो है वो व्यक्तिगत कृत्य है। शिक्षण जो है वो हमेशा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होता है, इसलिए ये सामाजिक है, जबकि अधिगम जो होता है वो व्यक्ति के अंदर चलने वाली आंतरिक और निजी प्रक्रिया है जिसको वह खुद अनुभव और अभ्यास से प्राप्त करता है। अगला सवाल है, सूची 1 में दी गई है शिक्षण विधियाँ और सूची 2 में दी गई है उसकी विशेषताओं या प्रतिपादक, तो उसके साथ हमको सुमेलित करना है। तो पहला दिया है व्याख्यान विधि, जो किस पर आधारित होगी? परियोजना विधि कौन खोजा है, किस पर आधारित है? अन्वेषण विधि। और लास्ट है अभिक्रमित अनुदेशन। तो देखिए, व्याख्यान विधि जो है ये आपका क्या हो जाएगा? मितव्ययी, मतलब कम खर्चीली है और समय बचाने वाली विधि है। परियोजना विधि जो है इसमें समूह में काम करना इसकी मुख्य विशेषता है। अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक मेथड जिसके प्रतिपादक है प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। और अभिक्रमित अनुदेशन, इसमें छात्र को तुरंत प्रतिपुष्टि या फीडबैक प्राप्त होती है। अगला सवाल है, उन कारकों की पहचान कीजिए जो शिक्षण की प्रभावशीलता में योगदान नहीं करते। ऑप्शंस है, सामाजिक शिक्षा की आर्थिक पृष्ठभूमि, छात्र प्रश्न करने का कौशल, शिक्षक का विषय ज्ञान या छात्रों के साथ शिक्षक का व्यक्तिगत संपर्क। तो जो शिक्षण की प्रभावशीलता में योगदान नहीं करते वो है आपका सामाजिक शिक्षा की आर्थिक पृष्ठभूमि। शिक्षक कितना प्रभावी ढंग से पढ़ाता है ये शिक्षक या छात्र की आर्थिक स्थिति से संबंधित नहीं होता। शिक्षण कौशल, विषय ज्ञान और संवाद करने की क्षमता ही इसकी प्रभावशीलता तय करती है। अगला सवाल है, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर, इसको हमको मिलान करना है। तो ऑप्शन में आपको हर्बर्ट, मॉरिसन और हंट दिए हुए हैं, तो कौन किससे संबंधित है वो देखेंगे। तो स्मृति स्तर से संबंधित है J.F. हर्बर्ट, बोध स्तर से संबंधित है H.C. मॉरिसन और चिंतन स्तर से संबंधित है P.D. हंट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शिक्षण के विभिन्न स्तरों को कम कठिन से अधिक कठिन के क्रम में व्यवस्थित करना है। आपको दिया गया है प्रक्रिया का शिक्षण, मूल्यों का शिक्षण, अवधारणा का शिक्षण या और चिंतन कौशल। तो सबसे कम कठिन जो रहेगा वो रहेगा आपका प्रक्रिया का शिक्षण, उसके बाद आता है अवधारणा का शिक्षण, उसके बाद आता है चिंतन कौशल और लास्ट में आता है मूल्यों का शिक्षण। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी काम करने की प्रक्रिया सीखते हैं, फिर उसकी अवधारणा को सीखते हैं, उसके बाद हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं और बाद में हम मूल्यों को सीखते हैं, जो सबसे कठिन और सूक्ष्म स्तर है। अगला सवाल है, उच्च शिक्षा स्तर में शिक्षक की क्या भूमिका है? केवल पाठ्यक्रम पूर्ण करना, छात्रों को स्वयं अधिगम के लिए प्रेरित करना, परीक्षा में पास कराना या अनुशासन बनाए रखना। तो उच्च शिक्षा में जब हम जाते हैं तो छात्रों को सेल्फ लर्निंग के लिए प्रेरित करना जो है वो शिक्षक की भूमिका हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्च शिक्षा में छात्र जो रहते हैं वो मैच्योर होते हैं, तो शिक्षक का काम यहाँ पे सूचना देना नहीं है, बल्कि छात्र को खुद से सीखने और अनुसंधान करने के योग्य बनाना है। अगला सवाल है, शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं? खुद को पढ़ाने के भार से मुक्त करने के लिए, समय बिताने के लिए, अधिगम को रोचक और सरल बनाने के लिए या छात्र को मनोरंजन देने के लिए? तो ये तो बच्चे वाला का सवाल है, ये आ जाता है तो 1 नंबर पक्के, अधिगम को रोचक और सरल बनाने के लिए। अगला सवाल देखते हैं, परियोजना पद्धति की सामर्थ्य इनमें से किसमें निहित है? सामाजिक सहभागिता, सूचना का संग्रह, शिक्षकों के निर्देश या व्यक्तिगत जुड़ाव। तो परियोजना पद्धति में क्या होता है, हम किसी चीज़ में प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो प्रोजेक्ट जब आप बनाते हो तो उसमें आप मिलजुल कर काम करते हो, तो वो किस पर आधारित होता है? सहयोगात्मक अधिगम कर, जो सामाजिक सहभागिता पर प्रेरित है। इसमें छात्र समूह में काम करते हैं, उनका लीडरशिप होता है, टीम वर्क होता है, सामाजिक संवाद होता है, ये सारे कौशल विकसित होते हैं। अगला सवाल है, पारंपरिक शिक्षण पद्धति में शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में किसका सबसे अधिक उपयोग करते हैं?
पारंपरिक मतलब जो पुराने ज़माने से यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें ब्लैक बोर्ड आएगा, कंप्यूटर आएगा, प्रोजेक्टर आएगा या इंटरनेट आएगा। तो पारंपरिक शिक्षण पद्धति में जो आएगा वो आएगा ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन नंबर ए। ब्लैक बोर्ड को शिक्षक का माना जाता है दाहिना हाथ। ये पारंपरिक कक्षा शिक्षण की सबसे पुरानी, सस्ती और प्रभावी सहायक सामग्री है जिसके बिना शिक्षण अधूरा माना जाता है। अगला सवाल है, परियोजना पद्धति के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन से BF स्किनर, किलपैट्रिक, जॉन डीवी या हर्बर्ट। तो प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना पद्धति की जो प्रतिपादक है वो माने जाते हैं किलपैट्रिक, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परियोजना पद्धति का जो आधार है वो जॉन डीवी के प्रयोजनवाद पर आधारित है, लेकिन इसको जो पूर्ण शिक्षण पद्धति के रूप में विकसित करने और प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है वो जाता है विलियम एच पैट्रिक को। अगला सवाल है, कक्षा में छात्रों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ऑप्शंस है शिक्षक द्वारा व्याख्यान, आयोजित चर्चा, स्थानीय दौरा या क्लास नोट्स लिखवाना। तो अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना है किसका? छात्र का। तो उसमें शिक्षक व्याख्यान देके क्या करेगा? ये गलत हो जाएगा, क्लास नोट्स गलत हो जाएगा। अब आयोजित चर्चा और स्थानीय दौरा ये दोनों हो सकता है, पर ज़्यादा भागीदारी किस में होगी? जब वहाँ पर हम लोग चर्चा आयोजित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिस्कशन जब चर्चा करोगे तो वहाँ पे छात्र पैसिव लिसनर नहीं रहेंगे, वो क्या करेंगे? वो वहाँ पे तर्क वितर्क करेंगे, जिससे वो लोग एक्टिव वहाँ पर हो जाएंगे। इसीलिए ये जो रहेगा सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, शिक्षण के दौरान शिक्षक के वे कथन जो छात्र को उत्तर विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं उनको क्या कहा जाता है? फीडबैक, अनुबोधन, प्रोबिंग, व्याख्यान या निर्देश। तो वो कथन जो छात्र को उत्तर विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं वो कहलाता है अनुबोधन। जब कोई छात्र अधूरा या गलत उत्तर देता है तो शिक्षक क्या करता है? उसको संकेत देगा या पूरक प्रश्न पूछेगा, जिससे वो उसको विस्तृत स्तर तक ले जाएगा। ठीक है, इस प्रक्रिया को बोला जाता है खोजपूर्ण प्रश्न या अनुबोधन। जैसे कि मान लो आपने बच्चे से क्वेश्चन किया कि आप बताओ कि सौरमंडल में कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन है। तो अब बच्चे को पता नहीं चलेगा कि कौन से ग्रह पर जीवन है। ठीक है, तो बच्चा सोचेगा, तो आप बोलोगे आप कौन से ग्रह पर रहते हो? तो वो बताएगा पृथ्वी। तो सौरमंडल में कितने ग्रह पर रह सकते हैं लोग? एक ही ग्रह पर रह सकते हैं। तो कौन से ग्रह पर जीवन होगा फिर? तो बताएगा कि हाँ पृथ्वी पर जीवन होगा। ठीक है, तो ऐसे हम आंसर की तरफ उसको लेकर आते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य व्याख्याता की प्रभावशीलता के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है? विषय की जानकारी, छात्रों की पृष्ठभूमि जानना, अपने प्राचार्य के साथ व्याख्याता के कार्य पर चर्चा करना या शिक्षण की योजना बनाना। तो जो सबसे कम महत्वपूर्ण होगा वो होगा अपने प्राचार्य के साथ व्याख्याता के कार्य पर चर्चा करना। क्यों? क्योंकि शिक्षण की जो प्रभावशीलता है वो छात्र, विषय और प्लान से तो जुड़ी होगी, पर प्रशासनिक चर्चा करना वो कक्षा के लिए ज़रूरी नहीं है, इसीलिए ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, व्याख्यान विधि का मुख्य लाभ क्या है? ये छोटे समूहों के लिए उपयुक्त है। तो क्या व्याख्यान विधि छोटे समूह में यूज़ करते हैं? नहीं करते। ये छात्रों को सक्रिय रखती है? नहीं रखती, क्योंकि छात्र यहाँ पे पैसिव लिसनर होते हैं। तो ये दोनों गलत हो जाएगा। दो है, ये बड़े समूह शिक्षण के लिए उपयुक्त है या व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान देती है? तो व्यक्तिगत विभिन्नता तो होती नहीं, टीचर बस लेक्चर देता रहता है, तो ये बड़े समूह शिक्षण के लिए उपयुक्त है। ठीक है, अगला सवाल देख, इसका ये जो विधि है ये शिक्षक केंद्रित है और इसके माध्यम से आप एक बड़ी ग्रुप जो रहती है उसको समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है? केवल व्याख्यान, प्रश्न उत्तर और चर्चा, केवल प्रदर्शन या केवल रखना? तो आप एक चीज़ याद रखना, जब भी आप पैडागॉजी के आंसर लगाओगे और आपको पॉजिटिव आंसर पूछेगा ना, तो केवल वाला जो रहेगा वो कट कर देना। अगर नेगेटिव पूछेगा तो उसी को राइट करना, पर पॉजिटिव पूछेगा तो उसको कट कर देना। यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है कि शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका, तो सबसे अच्छा में क्या आप व्याख्यान दोगे? नहीं दोगे। रटना दोगे? नहीं दोगे। सिर्फ प्रदर्शन करोगे तो भी नहीं। पर प्रश्न उत्तर और चर्चा में क्या होगा? छात्र को आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट कराना है क्लास में और उससे सारे जवाब लेने हैं और उससे क्वेश्चंस करवाने हैं। तो वो आप कहाँ पे करोगे? प्रश्न उत्तर और चर्चा में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सा प्रक्षेपित प्रोजेक्टेड शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है? ऑप्शन है चलचित्र, चार्ट, स्लाइड शो या एपीडीएस्कोप। तो प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है? जिसमें हम प्रोजेक्टर की हेल्प से, लाइट की हेल्प से पर्दे पर चित्र को दिखाते हैं। तो फिल्म में तो दिखाएंगे, स्लाइड शो में भी दिखाएंगे, पर चार्ट में दिखाएंगे क्या? चार्ट पेपर में सिर्फ चार्ट पेपर शो करते हैं, तो ये प्रक्षेपित नहीं है। एपीडीएस्कोप जो है वो भी प्रक्षेपित है।
अगला सवाल देखते हैं, शिक्षण स्तर के अनुसार स्मृति स्तर किसके द्वारा दिया गया है? हर्बर्ट, मॉरिसन, हंट या स्किनर? तो स्मृति स्तर दिया गया है हर्बर्ट के द्वारा। ये शिक्षण का प्रारंभिक चरण है जहाँ तथ्यों को रटने पर बल दिया जाता है और इसका मॉडल दिया था J.F. हर्बर्ट ने। इन्होंने हर्बर्टियन पंचपदीय प्रणाली भी दी थी। अगला सवाल है, बौद्ध स्तर के शिक्षण का मुख्य प्रतिपादक कौन है? तो हर्बर्ट किसके थे? स्मृति स्तर के थे, ठीक है, जिसमें चीज़ों के रटने पर बल दिया गया था। बौद्ध स्तर का जो प्रतिपादक है वो है मॉरिसन। इन्होंने क्या बोला था कि तथ्यों के बीच संबंध को समझना है। इसके प्रतिपादक है H.C. मॉरिसन। शिक्षण के 3 मुख्य स्तर का अवलोकन देखते हैं। 3 स्तर है, स्मृति स्तर, बौद्ध स्तर और चिंतन स्तर। स्मृति स्तर में क्या होता है? आपको चीज़ों को रटना होता है, तथ्यों का संचय करना होता है। तो इसको किसने दिया था? हर्बर्ट ने। बौद्ध स्तर में क्या होता है? आपको समझना रहता है, संबंध की पहचान करनी है, अवधारणाओं को समझना है। इसको किसने दिया था? मॉरिसन ने। और चिंतन स्तर में क्या है? आपको समस्या का समाधान करना है, क्रिटिकल थिंकिंग है, और ये दिया था हंट ने। हंट से याद रखेंगे कि हंट करना मतलब शिकार करना, तो आप सोच समझ के उसका समाधान निकालते हो, तो वहाँ होता है हंट। तो हंट ने दिया था इसको चिंतन स्तर। अगला है, एक प्रभावी शिक्षक वो है जो कक्षा पर नियंत्रण रख सके, कम समय में अधिक जानकारी दे, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करे या दिए गए कार्य को ध्यान से सुधारे। तो प्रभावी शिक्षक कौन होगा? जो छात्र की मदद करेगा, तो छात्र को सीखने के लिए प्रेरित करेगा, वो हो जाएगा प्रभावी शिक्षक। अगला सवाल है, शिक्षण के चिंतनशील स्तर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चिंतनशील स्तर क्या होता है? जिसमें तथ्य को याद करते हैं, छात्र को जानकारी देते हैं, छात्र की समस्या समाधान क्षमता विकसित करते हैं या अनुशासन बनाए रखते हैं। तो चिंतनशील स्तर में क्या है? छात्र की समस्या समाधान क्षमता विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हमने देखा कि हंट करके हम समस्या के बारे में सोचते हैं और उसका समाधान निकालते हैं, तो हंट ने इसको प्रतिपादित किया था और ये सबसे उच्च स्तर है। अगला सवाल है, संज्ञानात्मक डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन का उच्चतम स्तर क्या है? संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन या अनुप्रयोग? तो संज्ञानात्मक डोमेन का जो सबसे उच्चतम स्तर है वो हो जाएगा मूल्यांकन। ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है उसके अनुसार मूल्यांकन सबसे उच्च स्तर है, जहां छात्र किसी जानकारी की उपयोगिता और शुद्धता का निर्णय लेने में सक्षम होता है। अगला सवाल है, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये किसने कहा? जॉन एडम्स, जॉन डीवी, थॉर्नडाइक या स्किनर? तो त्रिध्रुवी प्रक्रिया जो बोला था वो बोला था जॉन डीवी ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने बोला था कि त्रिध्रुवी प्रक्रिया है जिसमें पहला ध्रुव शिक्षक, दूसरा छात्र और तीसरा जो है वो पाठ्यक्रम है जो या समाज है। जॉन एडम्स ने इसको 2 ध्रुवीय माना था, शिक्षक और छात्र, और जॉन डीवी ने इसमें तीसरा पाठ्यक्रम को भी जोड़ा। अगला सवाल है, शिक्षण शास्त्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? लैटिन, ग्रीक, जर्मन या फ्रेंच? तो शिक्षण शास्त्र शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी ग्रीक भाषा से। पैडागॉजी जो शब्द है वो ग्रीक शब्द पैडागोगोस से आया है, जिसमें पैडोस का मतलब होता है बालक और अगोगोस का मतलब होता है नेतृत्व करना या पथ प्रदर्शन करना। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ बच्चे को आगे बढ़ाना। अगला सवाल है, शिक्षण शास्त्र विश्लेषण का उद्भव मुख्य रूप से किससे हुआ है? दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान या जीव विज्ञान? तो शिक्षण शास्त्र का जो विश्लेषण हुआ है वो हुआ है दर्शन शास्त्र से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का जो उद्देश्य है, मूल्य है और विधियां हैं वो दर्शन शास्त्र का हिस्सा है। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे जो दार्शनिक है उनके विचारों ने ही आधुनिक शिक्षण शास्त्र की नींव रखी। अगला सवाल है, शिक्षण शास्त्र के विश्लेषण में कुल कितने चरण बताए गए हैं? ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। तो शिक्षण शास्त्र के विश्लेषण में कुल बताए गए हैं 7 चरण, जो है आपका चयन, उद्देश्य का निर्धारण, पूर्व ज्ञान का परीक्षण, शिक्षण विधियों का चुनाव और मूल्यांकन। अगला सवाल है, पाउलो फ्रेरी इनके द्वारा जो प्रस्तावित बैंकिंग मॉडल है इसकी आलोचना में किस मॉडल को प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन है समस्या प्रस्तुतिकरण, स्मृति स्तर, बोध स्तर या चिंतनशील मॉडल। तो पाउलो फ्रेरी का जो बैंकिंग मॉडल है उसमें बच्चे को बताया गया था बैंक जैसा, जैसे हम बैंक में पैसे जमा करते रहते हैं वैसे ही बच्चे को बोला जाता है खाली अकाउंट है और उसमें आप जानकारी रटा कर जमा करते जाओ। तो इसकी आलोचना में जो मॉडल लाया गया वो था समस्या प्रस्तुतिकरण मॉडल, जिसमें शिक्षक क्या करता है, मॉडल देता है और छात्र संवाद और आलोचनात्मक सोच के जरिए सीखते हैं। अगला सवाल है, स्मृति स्तर का शिक्षण प्रतिमान किसने दिया था?
मॉरिसन, हर्बर्ट, हंट या ब्लूम। तो ये हमने अभी पढ़ा था कि 3 है आपका शिक्षण स्तर। तो उसमें जो स्मृति स्तर है वो दिया था J.F. हर्बर्ट ने। इसमें हर्बर्टियन पंचपदी प्रणाली के नाम से इसको दिया था इन्होंने। प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला सवाल है, शिक्षण प्रक्रिया का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? स्मृति, बोध, चिंतन या ये सभी? तो स्मृति में क्या होता है, रटते हैं। बोध स्तर में क्या होता है, हम अवधारणाओं को कंपेयर करते हैं और सीखते हैं। चिंतन स्तर में क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं सोचकर। और ये सभी तो होगा नहीं, स्मृति जो है सबसे निम्न स्तर है और सबसे उच्च स्तर है वो है चिंतन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिंतन स्तर जो दिया था वो दिया था हंट ने। इसमें छात्र तथ्यों को न केवल समझता है बल्कि उस पर संदेह करता है, तर्क करता है और फिर समस्या का समाधान ढूंढता है। अगला सवाल है, बोध स्तर का शिक्षण प्रतिमान किसने दिया था? हर्बर्ट, मॉरिसन, हंट और स्किनर। तो 3 स्तर आते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में आपका स्मृति स्तर आता है जो हर्बर्ट ने दिया था। उच्च स्तर में आता है चिंतन स्तर जो हंट ने दिया था। और बोध स्तर जो आता है वो दिया था मॉरिसन ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्मृति स्तर शिक्षण की मुख्य कमी क्या है? इसमें छात्र निष्क्रिय होता है, रटने पर बल दिया जाता है, छात्र के मानसिक थकान पर ध्यान दिया नहीं जाता या ये सभी? तो स्मृति स्तर जो है ये तीनों आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, शिक्षण शास्त्र विश्लेषण में शिक्षण विधि का चुनाव किस चरण में किया जाता है? चौथे, पांचवें, छठवें या सातवें? तो शिक्षण विधि का चुनाव किया जाता है चौथे स्तर में। आदर्श शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण के अनुसार विषय वस्तु और उद्देश्यों को तय करने के बाद चौथे स्तर में शिक्षण क्या करता है, तय करता है शिक्षक कि कौन सी शिक्षण विधि से पढ़ाना उसके लिए सबसे प्रभावी होगा। अगला सवाल है, बोध स्तर के शिक्षण में मुख्य केंद्र क्या होता है? अध्यापक, छात्र, उद्देश्य या पाठ्यक्रम? तो बोध स्तर के शिक्षण में मुख्य केंद्र होता है छात्र, स्मृति स्तर में शिक्षक केंद्र होता है और बोध स्तर जो रहता है छात्र की समझ को प्राथमिकता देता है। तो शिक्षक का काम यहाँ पे होता है कि वो छात्र की अवधारणा छात्र सही ढंग से ग्रहण कर रहा है या नहीं वो उसको देखना है। अगला सवाल है, आलोचनात्मक शिक्षण में अध्यापक की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन है निरंकुश, सुगमकर्ता, केवल आदेशक या कोई भूमिका नहीं। तो आलोचनात्मक शिक्षण क्रिटिकल पैडागॉजी में अध्यापक की भूमिका है कि वो एक फैसिलिटेटर होता है, सुगमकर्ता, सुविधादाता, कुछ भी रहेगा, फैसिलिटेटर शब्द आपको देखना है। आलोचनात्मक शिक्षण में शिक्षक सत्तावादी नहीं होता बल्कि वो छात्र के साथ मिलकर संवाद करता है और सामाजिक वास्तविकताओं पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है। अगला सवाल है, शिक्षक शास्त्र विश्लेषण के किस चरण में शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान को परखता है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? तो शिक्षक जो छात्र के पूर्व ज्ञान को परखता है वो होता है तीसरे स्तर में। विषय वस्तु के चयन और उद्देश्य के स्पष्टीकरण के बाद शिक्षक छात्र के प्रवेश व्यवहार या पूर्व ज्ञान की जांच करता है ताकि शिक्षण को सही स्तर से शुरू कर सके। अगला सवाल है, चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये सवाल इतनी बार आ चुका है, अब आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला स्तर कौन सा था? स्मृति, जिसको किसने दिया था? हर्बर्ट ने, जो पंचपदी प्रणाली पे आती है। उसके बाद आते हैं बोध स्तर, जिसको किसने दिया था? मॉरिसन ने, जो आता है आपका सेकेंड स्तर में। और अंतिम स्तर और उच्च स्तर है चिंतन स्तर, जिसका प्रतिपादन किया था हंट ने। हमने अभी तक हंट देखा है पर एक और नाम आ गया यहाँ पे, बिगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। P.D. हंट और मॉरिस एल बिगे को चिंतन स्तर के शिक्षण मॉडल का श्रेय दिया जाता है और ये किस पर आधारित है? समस्या समाधान पर। अगला सवाल है, स्मृति स्तर के शिक्षण की संरचना में कुल कितने स्टेप्स होते हैं, पद होते हैं? 4, 5, 6 या 7? तो स्मृति स्तर के शिक्षण की संरचना में कुल पद होते हैं आपके 5। ये 5 पद कौन कौन से हैं? हमने पढ़ा था ना कि 5 स्टेप्स या पंचपदी प्रणाली होती है। सबसे पहला होता है प्रस्तावना, जिसको प्रिपरेशन बोला जाता है, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, तुलना, कंपैरिजन, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन और लास्ट होता है एप्लीकेशन या प्रयोग। अगला सवाल है, आलोचनात्मक शिक्षण में छात्र की भूमिका कैसी होती है? केवल श्रोता की, निष्क्रिय व्यक्ति की, स्वतंत्र आलोचनात्मक व्यक्ति की या इनमें से कोई नहीं? तो जब शिक्षण आलोचनात्मक है तो शास्त्र क्या करेगा? स्वतंत्र आलोचनात्मक व्यक्ति होगा छात्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। छात्र जानकारी का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होगा, वो समाज की शक्ति, संरचनाओं और असमानताओं, ज्ञान की प्रवृत्तियों का आलोचनात्मक विश्लेषण करने वाला एक सक्रिय नागरिक बनता है। तो ये थे हमारे आज के
50 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो और आपके एग्ज़ाम की तैयारी को एक नई दिशा में लेके जाए। सो थैंक यू एवरीवन यहाँ तक जुड़ने के लिए। अगर आपको मेरा वर्क पसंद आ रहा है, यू कैन हिट द लाइक बटन, कॉमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और सजेशन रिगार्डिंग एनी वीडियो, एनी क्वेश्चन, और you want me to prepare video on any topic. And if you want to support me, to subscribe the channel and share this video with your friends and family, those who are preparing for this exam. Thank you, have a nice day. मिलते हैं next video में।